हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, इखलाक। थैंक यू। बाकी लोग नहीं आए आज। तो आज हम इकोनॉमी का जो थीम है उसको स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हम कितना पढ़ सकते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किसी भी थीम को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज हम सीखेंगे इकोनॉमी के बारे में। ये भी वन ऑफ द थीम्स है और ये प्रोमिनेंट थीम है, काफ़ी बार आता है। तो इसके दो हिस्से होंगे। एक हमारी अपनी नेशनल इकोनॉमी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसकी रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। और दूसरा हमारा होगा इंटरनेशनल इकोनॉमी के हवाले से। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2022 में आया था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। फिर स्पेशल सीएसएस में आया था कि डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। और इसी तरीके से जो पीएमएस है उसमें भी ऐसे आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है और इसकी जो लिंक है, जो कनेक्शन है, वो तमाम थीम्स के साथ है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब थीम को स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस ऐसे में, जो इकोनॉमी के रिलेटेड ऐसे है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि मैंने कुछ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि वो किस चीज़ को मार्क्स देता है और फिर उसको हमें कैसे मार्क्स लेने। सबसे पहले देखो, एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा एसेज आ रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और दूसरा आपका आउटलाइन जो है, ये डिसाइड करेंगे कि आपके ऐसे को वो कितनी वेटेज देगा। तो अगर आपकी जो ओपनिंग है, जो आपका वो जो अटेंशन ग्रेबर जिसको कहते हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है, वो अगर नॉर्मल है या उसमें कोई इतनी वैल्यूएबल चीज़ आपने नहीं रखी, सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, तो वो आपको उसका माइंडसेट जो इम्प्रेशन है वो उधर से ये बनेगा कि ये बच्चा जो है वो मीडियोकर है। तो हमेशा इस ऐसे में हमें कुछ पैराडॉक्स, जो स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स है, उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि हम जो है ना, इस मसले को अच्छे से समझ रहे हैं और इसी को आज हम एनालाइज करेंगे। दूसरा ये है कि जो ये वाला ऐसे है, इकोनॉमी वाला, ये आपसे डिमांड करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेटा को शेयर करें, क्योंकि इकोनॉमी में आप जब तक डेटा नहीं लिखेंगे तो वो आपके सारे हवाल लगेंगे। लेकिन अगर वो आप डेटा जो शेयर कर रहे हो उसमें कोई लिंक क्रिएट नहीं कर रहे हो या कोई उसमें कंपैरिजन नहीं बना रहे हो, तो वो सारा फिर बकवास है। वो आपको एक नॉइज लगेगा, उसमें कोई भी आर्गुमेंट आपका अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद एक बच्चा होता है, वो लिस्ट बनाता है, जैसे कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये इश्यूज हैं, वो लिस्ट बनाता जाता है। और दूसरा बच्चा उसी टाइम पे वो जो लिस्ट है उसको एक चेन में क्रिएट करता है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि एक जो है बारोइंग रेवेन्यू आपका जो है ना फेल हुआ है, तो आप बारो कर रहे हो। जब बारो करेंगे तो आपका डेट सर्विसिंग है वो बढ़ेगा। जब डेट सर्विसिंग बढ़ेंगी तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। जब डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके पास डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। जब ग्रोथ कम होगी तो आपका फिर से जो टैक्स बेस है वो कम होता जाएगा और रेवेन्यू फेल्यूर दोबारा होगा और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके से अगर एक बच्चा उसमें एक कोहेरेंस क्रिएट करता है और एक लॉजिकल सीक्वेंस बना रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे एक आइडिया दूसरे आइडिया से जन्म ले रहा है, तो फिर आप जो है अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो कह सकते हैं कि ये बच्चा जो है इसको एनालाइज कर रहा है। सिर्फ लिस्ट नहीं शेयर कर रहा कि भाई ये सारी लिस्ट है, ग्रोसरी की लिस्ट है, बस वो शेयर कर रहा है। ठीक है। तो ये फर्क है। उसके बाद अगर इकोनॉमी के ऐसे में आप
प्रेसिडेंट्स दे रहे हो, कोई ग्लोबल कंपेरिजन्स दे रहे हो, तो वो शो करेगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही महदूद नहीं, आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क है। और ये शो करेगा कि आपकी इस टॉपिक पे कितनी ज़्यादा कमांड है। और जब आपको डिफरेंट मॉडल्स का पता होता है, ग्लोबल रेफरेंसेस दे रहे होते हो, तो फिर आपकी रिकमेंडेशंस में भी ऑटोमेटिकली एक वजन आ जाता है। उसके बाद जो स्कोर होता है ना, वो आपकी एनालिटिकल ऑनेस्टी के ऊपर होता है। यानी कि मैंने कई बार देखे हैं कि जो बच्चे हैं वो स्टेट के खिलाफ तमाम सख्त अल्फाज में जो है ना बात करते हैं, लेकिन हमें एनालाइज करते हुए किसी के ऊपर इतनी वो क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। उसको ये लगे कि हम एक एजुकेटेड डिबेट कर रहे हैं, ना कि किसी के साथ जो है ना इंजस्टिस कर रहे हैं, या बायसनेस शो कर रहे हैं, या हम अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो रीजनिंग करें ना, वो एनालिटिकल लगे, ना कि इमोशनल लगे। ठीक है। और जो डेफिनेशन है, और वो एक दो क्लॉज में दें, लेकिन मैक्सिमम जो है ना आप फोकस करें एनालिसिस के ऊपर। ठीक है। तो फिर ही आपको महसूस होगा कि हाँ, आप जो है ना इसको सही से कर रहे हैं। सिर्फ डेफिनेशंस लिख देना, कोटेशंस लिख देना, वो ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता। उसको आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन कम मिकदार में। आपका एनालिसिस ज़्यादा होना चाहिए। अब उसके अलावा यहाँ पे आपको मैंने एक स्केलेटन बना के दिया है कि आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले कोई एक ओपनिंग पैराडॉक्स लेकर आओ, यानी कि जो ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन हो जो यहाँ पर हमसे एक्सपेक्ट करे कि हम एक्सप्लेनेशंस देंगे। ठीक है। उसके बाद आप उसी पैराडॉक्स को क्वांटिफाई करें, उसके साथ कोई ना कोई डेटा देकर अथॉरिटी, अपनी कमांड उसके ऊपर शो करें। और फिर जो आपका एनालिसिस होना चाहिए वो एक कॉज क्रिएट करे, एक चेन क्रिएट करे आपके आर्गुमेंट की। उसके साथ आप ह्यूमन कॉस्ट को भी बता सकते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, यानी कि ये जो मसला है तो इसके वजह से कितनी जो है ना हमें वो नुकसान उठानी पड़ रही है। उसके बाद आप उसका ग्लोबल कंपैरिजन भी दे सकते हो। और फिर रिफॉर्म ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। और लास्ट में आप अपनी उस केस को एक कंडीशनल क्लॉज के साथ बंद करते हो, यानी कि अगर ऐसा प्रॉपर जो है ना कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है तो ही ये रिजल्ट पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं है। तो इस तरीके से वो आपको शो करेगा कि आप रियलिस्टिक हैं अपनी approach में। अब नेक्स्ट क्या है कि पहले इसकी जो है ना हम टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। काफ़ी बच्चे जो इकोनॉमी को नहीं समझते, या इकोनॉमी के रिलेटेड उनका बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए ये समझना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डिटेल में शेयर करूँ, बताऊँ, आपको समझाऊँ। अगर आपको पता है और इकोनॉमी के रिलेटेड आप पढ़ते हो, तो फिर इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो काइंडली आप मुझे बता दें कि इसको हम पढ़ें टर्मिनोलॉजीज को, या इसको स्किप करें। ओके। ओके, हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कि जो गुड्स होते हैं ना, या जो सर्विसेज होते हैं, वो कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, वो एक साल में कितने क्रिएट हो रहे हैं, उसके वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान की इस टाइम पे जीडीपी कितनी है? 452 बिलियन डॉलर्स है। ठीक है। पाकिस्तान की इतनी अभी जो है जीडीपी है। दूसरा होता है जीएनपी। अब ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीडीपी ऐसा हो सकता है कि हमारी टेरिटरी के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं है, पाकिस्तान के नेशनल्स ही नहीं है, बाहर के लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे चाइनीज हो गए, उनकी कंपनीज हैं, तो वो भी तो प्रोड्यूस कर रही हैं।
और ऐसा भी है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पर काम नहीं कर रहे, वो बाहर भी कर रहे हैं। जैसे हमारे पास रेमिटेंसेज आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, तो वहां से हमें रेमिटेंसेज आ रहे हैं। तो वो तो हैं तो पाकिस्तानी नेशनल्स, लेकिन वो काम फॉरेन कंट्रीज में कर रहे हैं। तो ऐसी इनकम ऐसी इनकम जो किसी कंट्री के नेशनल्स कर रहे हैं, वो चाहे डोमेस्टिक में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो चाइनीज काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्शन को हम माइनस करेंगे, और दूसरे तमाम कंट्रीज के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको माइनस करेंगे, और फिर प्लस करेंगे हमारी जो टेरिटरी है अंदर, कंट्री के अंदर, उसमें जितनी प्रोडक्ट हो रही है, और जो हमारे लोग, हमारे नेशनल्स फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी बनेगी जीएनपी या जीएनआई। उसके बाद एक होती है आपकी रियल, दूसरी होती है नॉमिनल। तो ये रियल इनकम भी हो सकती है, नॉमिनल इनकम, रियल इन्फ्लेशन, नॉमिनल इन्फ्लेशन, रियल डेट, नॉमिनल डेट। तो ये रियल और नॉमिनल का फर्क होता है। रियल का मतलब होता है कि वो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना बढ़ा। अब जैसे कि हमारी जीडीपी है, उसको जो है ना, लास्ट ईयर वो थी 412 बिलियन डॉलर्स। ठीक है। अब जो है वो है 452 बिलियन डॉलर्स। तो अब एक साल में हमारे तकरीबन 40 बिलियन डॉलर्स बढ़ गए। तो अब इसमें देखना है कि क्या ये रियल में बढ़े हैं या नॉमिनल में बढ़े हैं। नॉमिनल का मतलब है कि उसमें इन्फ्लेशन कितनी है, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो कितनी इंक्रीज हुई है। तो जो रियल है वो एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल कैपेसिटी को बताएगी, और नॉमिनल जो है वो सिर्फ वैल्यू को बताएगी। ठीक है, कि हमारा वैल्यू तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो इतनी इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, इसको हम रियल और नॉमिनल इस तरह कहते हैं। फिर इसके अलावा एक टर्म यूज होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब ये है कि अगर हमारी टोटल इनकम निकाली, कंट्री की टोटल इनकम, और फिर उसको डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और पाकिस्तान की है 1901 डॉलर्स पर पर्सन। अब ये जो है ना, लोवेस्ट इन साउथ एशिया है। इसका मतलब है कि हर पाकिस्तानी एक साल में ये 1900 डॉलर कमा रहा है। अब कुछ लोग इससे कम कमा रहे होंगे, कुछ ज्यादा कमा रहे होंगे, ये एवरेज है। ठीक है, ये एवरेज बता रहा है। और ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो वेलफेयर है वो कितनी है, यानी कि लोग जो है कितने खुशहाल हैं, कितने वो प्रोडक्टिव हैं, यहाँ से पता चलता है। उसके बाद एक पोटेंशियल ग्रोथ टर्म यूज किया जाता है। अब पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? ये वो ग्रोथ है जो कोई भी अचीव कर सकता है। ऐसी ग्रोथ जो कोई कंट्री अचीव कर सकता है विदाउट ओवर हीटिंग एक्सटर्नल अकाउंट, यानी कि जो बाहर का हमारा अकाउंट है। अब एक्सटर्नल अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट किसी भी कंट्री का जिसके थ्रू वो दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल अकाउंट कहते हैं। तो ये, अगर हम उसको डिस्टर्ब किए बगैर जितनी हम ग्रोथ कर सकते हैं मैक्सिमम, उसको सस्टेन कर सकते हैं, उसको हम पोटेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। दूसरी एक टर्म यूज होती है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि ऐसी स्टेट ऑफ इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ तो लो हो लेकिन इन्फ्लेशन हाई हो। अब यूजुअली होता क्या है किसी भी कंट्री में, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि ग्रोथ उस इकोनॉमी की बढ़ती है। वो कैसे? जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होगी तो जो दुकानदार है या जो कंपनी है वो क्या करेगी कि मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, ठीक है, और मैं ज्यादा कमाऊं।
जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो वो ऑटोमेटिकली हायर करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो वो दोबारा इस पोजीशन में होंगे कि वो खर्च कर सकें अपने बच्चों पे, अपनी लाइफ पे। तो उससे क्या होगा, फर्दर डिमांड इंक्रीज होगी और इस तरीके से इन्फ्लेशन और ग्रोथ साथ साथ चलेगी। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम हो जाए कि इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन ग्रोथ बिल्कुल कम है, जैसे कि पास्ट जो है ना हमारे ईयर में 2023 या 2024 में ऐसा ही हुआ कि हमारी इन्फ्लेशन जो है वो इतनी बढ़ गई थी कि तकरीबन ये 29 और 39% तक हमारी इन्फ्लेशन पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी हमारी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल कम थी, तो इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और ये जो है ना एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया था 1960s में, 1960s एंड 70s में, जिसमें कंट्रीज में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी वजह से काफी इश्यूज हुए थे। दूसरा एक बेस इफेक्ट, ये भी जानना लाजमी है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हो ग्रोथ देखने के लिए कि हम इस साल में इतने ग्रो हुए, तो उस ग्रोथ को जिस बेस पे आप बना रहे हो वो कितना है। जैसे कि एक साल में लेट सपोज आपकी जो इकोनॉमी है वो 3% इंक्रीज हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में वो 0.2 इंक्रीज हुए लेट सपोज, और अब थर्ड ईयर में वो 5% इंक्रीज हो गई। तो अगर आप देखो, इसको अगर बेस बनाओ तो इस बेस पे ये इतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक है, कि भाई 3% या 5% गए हो। लेकिन अगर आप इसको बेस बनाओ तो ये 0.2% से आप 5% इंक्रीज हुए, तो इसका मतलब है कि आपने ह्यूज ग्रोथ जो है ना अचीव की है। तो इसको कहते हैं कि बेस इफेक्ट, यानी कि किस ईयर में आप बेस बना के उसको कंपेयर कर रहे हो, इसको कहते हैं हम बेस इफेक्ट, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ है 3.7%, सही है। ये हमारी जीडीपी ग्रोथ है, और इसको अगर इसमें से हम माइनस करें वो जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.07%, तो तकरीबन हमारी कितनी बच जाती है, ये बच जाती है हमारी 1.6, तकरीबन 6.693 लाइक दैट। तो ये हमारी जो है ना एक्चुअल ग्रोथ हो रही है। तो इस ग्रोथ से तो आप कभी भी प्रॉस्पर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये हमारी बेस इफेक्ट को शो कर रही है कि आप किसके साथ किसको कंपेयर कर रहे हो, बेस क्या बना रहे हो। एक दूसरा टर्म यूज होता है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि टोटल आपने जो रेवेन्यू कमाया था, जो आपकी घर का खर्चा था, जो इनकम थी, उसमें से आपने जो अपने खर्चे हैं उसको माइनस किया। तो अगर आपके पास नेगेटिव फिगर आ रही, यानी कि आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी आमदनी कम है, तो उसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट, कि हमारे पास जो कमाने की शक्ति है वो कम है, जो खर्च कर रहे हैं वो ज्यादा है। इसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है प्राइमरी बैलेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में लोगों को जो पीटीआई गवर्नमेंट थी वो ज्यादातर फिगर्स बताती थी, भाई देखो हमने इतना अचीव किया, ये किया वो किया। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स जो इकोनॉमी में यूज हो रही थी उनमें से एक प्राइमरी बैलेंस था। इसको प्राइमरी सरप्लस भी वो होता है, प्राइमरी की वजह से सरप्लस भी हो जाता है। वो कैसे, देखो हमारे मुल्क में अगर 100 रुपया कमाया गया, सही है, तो उसमें से हमने कितना 80 रुपया खर्च किया, ठीक है, 80 रुपया खर्च किया, तो हमारे पास 20 रुपए बच गए, सही है। अब इस यहाँ पर खर्चा और आमदनी को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको, हम एक्सक्लूड कर रहे हैं डेट सर्विसिंग को, डेट सर्विसिंग को, यानी कि जो हमने लोन लिए थे
उस पे कितनी हमें जो है ना वो पेमेंट करनी है, उसको अगर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं तो सिर्फ जो खर्चे घर को चलाने यानी कि कंट्री को चलाने के लिए है वो हमारे तकरीबन 80% है अगर, और 100 रुपया हम कमा रहे हैं तो 20 रुपए हमें बच रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सरप्लस। लेकिन अगर हम ओवरऑल खर्चा डेट सर्विसिंग का भी डाल दें तो वो डेट सर्विसिंग, लेट सपोज कि वो 50 हम दूसरा करें तो ये 20 रुपए इसमें से तो जाएंगे, लेकिन हमारे पास 30 रुपए कर्जा और चढ़ेगा, वो फिस्कल डेफिसिट होगा। ठीक है, प्राइमरी बैलेंस में तो हम पॉजिटिव हैं, सरप्लस है, लेकिन जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं अगर उसको भी काउंट करें तो हम फिर फिस्कल डेफिसिट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी बैलेंस या प्राइमरी डेफिसिट या प्राइमरी सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट, इसमें क्या फर्क है वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी को जो है ना वो आईएमएफ इसको पसंद करती है कि भाई देखो, वैसे जो इनके घर के खर्चे हैं ये वो कम करते जा रहे हैं, आमदनी इनकी उतनी ही है, लेकिन इनकी डेट सर्विसिंग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से इनका फिस्कल डेफिसिट उधर का ही उधर रह रहा है। अब दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है कि जो हम बाहर गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं और फिर उसके साथ जो हमारे रेमिटेंसेस आ रहे हैं तो वो इनकम में शो हो रहा है, और जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं बाहर से वो हमारा एक्सपेंडिचर में शो हो रहा है। और इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें और अगर हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा आ गए और हमारे जो रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स कम आ गए तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो ट्विन डेफिसिट का शिकार रहता है। तो वो ट्विन डेफिसिट क्या होता है कि एट अ टाइम उसका फिस्कल डेफिसिट भी हो रहा होता है, यानी कि घर में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और आमदनी कम है, और दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो रहा है, यानी कि जो इसका बाहर वाला अकाउंट है, करंट अकाउंट जो बाहर इसका अकाउंट है, इंटरनेशनल अकाउंट है जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को देख रहा होता है, वो भी डेफिसिट में है। जितना ये बाहर से कमा रहा है, जो डॉलर्स आ रहे हैं घर पे वो इतने नहीं है जितने ये बाहर डॉलर्स दे रहा है अपनी जो इंपोर्ट्स करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। दूसरा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपने ये भी सुना होता है कि भाई पाकिस्तान इज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो इसमें भी वही है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स जिस जो पाकिस्तान के अंदर इनफ्लो कर रही हैं और ऑल द ट्रांजेक्शन जो बाहर आउटफ्लो कर रही हैं, उनके बैलेंस में हम देखते हैं अगर जो है ना कमी पेशी आ जाए, यानी कि जो हम बाहर बेच रहे हैं पैसे, जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो ज्यादा हैं और जो हमें रिसीव हो रही है ट्रांजेक्शन्स वो कम है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, अब इस पे एक इकोनॉमी का ऐसे भी जो मैंने आप लोगों से करवाऊंगा वो भी बनाया हुआ है। वो टॉपिक मैंने बनाया था कि पाकिस्तान needs to issue invoices instead of cutting the inauguration ribbons। ठीक है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे, हर आए दिन कोई न्यू कमेटी बना रहे हैं, कोई न्यू जो है कमीशन बना रहे हैं और उसमें हम रिबन्स काटते जा रहे हैं कि भाई हम अब ये बनाया है तो अब ये करेंगे। जैसे उड़ान पाकिस्तान लेकर आए, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, एआई पॉलिसी लेकर आए, उसके अलावा जो है दूसरी जो भी इन्होंने पॉलिसीज इनिशिएटिव किए हैं, तो उसका कोई रियल फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ये मीटिंग्स हो रही है। और जो है जैसे SIFS इन्होंने बनाया था, मिलिट्री भी उसमें शामिल थी, तो उसकी वजह से भी कोई खास हमें फायदा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमें जो काम करना चाहिए वो एक्सपोर्ट पे करना चाहिए कि ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट ये दोनों हमारे ठीक हो जाएं। ठीक है, अभी ट्विन डेफिसिट मैंने आपको समझाया। उसके बाद है टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब टैक्स टू जीडीपी रेशो का मतलब है कि जो टोटल हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें उसका कितना हिस्सा जो है वो हमारा टैक्स से आ रहा है, जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि हम
रेवेन्यू जो है वो दूसरे तरीकों से कमा रहे हैं और हम इसको टैक्स से नहीं कमा रहे। ठीक है, लो होगा तो बुरा है और ज्यादा होगा तो ये अच्छा है। ठीक है, और पाकिस्तान का कितना है टैक्स टू जीडीपी रेशो, ये 10% है और इससे पहले 8% पे आया था। और ये पाकिस्तान के लिए कम से कम 20% तक होना चाहिए। ठीक है, या 15 तो बेंचमार्क दिया हुआ है आईएमएफ ने, इससे ज्यादा करो, लेकिन फिर भी हम 10% 8% पे होते हैं। उसके अलावा पीएसडीपी आपने सुना होगा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये वो एलोकेशंस हो रही होती हैं जीडीपी की, के या जो बजट में हम एलोकेट करे होते हैं ऐसे फंड्स जो हम लोगों की और कंट्री में जो डेवलपमेंट है उसको चलाने के लिए या उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रखते हैं। इसको हम पीएसडीपी बोलते हैं और ये बहुत कम है पाकिस्तान में, बहुत कम है। सही है। तो अब यहाँ पे देखो, एक स्टेबलाइजेशन, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन पे काम किया जा रहा है कि हम करंट अकाउंट को मेंटेन करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करें। लेकिन जो हमारा असल इशू है वो क्या है, वो डेवलपमेंट, वो हम नहीं कर रहे। ठीक है, डेवलपमेंट का बहुत इशू है। तो वी आर कॉट इन स्टेबलाइजेशन एंड वी आर डेड फॉर डेवलपमेंट, ये एक और ऐसे हो गया। यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को ऐसे के टॉपिक्स भी बताता जा रहा हूँ जो कि रियल में आ भी सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको इस थीम पढ़ाने के बाद मॉक पेपर्स भी लूंगा तो आपको फिर ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ये जो है ना एक्चुअल में उधर भी एग्जाम में भी आते हैं। तो ये है हमारे ऐसे की यहाँ पर एक जो की वो लाइन होगी या एक जो स्पाइन होगी वो यही होगी कि स्टेबलाइजेशन तो चल रही है पाकिस्तान में, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। हम फ्यूचर को जो है ना खाते जा रहे हैं आज के दिन पे, और फ्यूचर हमारा कोई इतना खास अच्छा है नहीं। उसके बाद दूसरी टर्म होती है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब है जो गवर्नमेंट ने टोटल बारोइंग्स की होती है उसको पब्लिक डेट कहा जाता है। पाकिस्तान में 70% ऑफ जीडीपी जो है वो पब्लिक डेट है। अब ये जो डेट लिया है तो इस डेट के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है और उसके साथ थोड़ा प्रिंसिपल भी जा रहा होता है। इसको हम बोलते हैं डेट सर्विसिंग, और पाकिस्तान में ये 47% है। यानी कि जो पाकिस्तान में फेडरल की बजट बनती है 100 रुपए की, तो उसमें से 47 रुपीज जो हैं वो हम सिर्फ अपने लोन की इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। बाकी हमारे पास जो 53 रुपीज बचते हैं उसमें से हम कंट्री चला रहे होते हैं। दूसरा आपने सुना होता है सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट का मतलब होता है ऐसा डेट जो जिसको पे करने के लिए आप दूसरा डेट ले रहे हो। ठीक है, इसको हम सर्कुलर डेट कह रहे हैं। एक ने डेट जो है ना वो नहीं पेमेंट की, तो उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने पेमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आए, उसने डेट लिया और फिर ये इस तरह से बढ़ता है। इस पे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे सर्कुलर डेट को। रोल ओवर का मतलब क्या होता है कि आपने किसी से लोन लिया हुआ है कंट्री से, और आप उसकी जो है ना डेट आ गई है कि आप इसको पे करें, वापस करें, और आप वापस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उनको कहते हो कि भाई ये रोल ओवर कर दो, यानी कि ये मुझे दोबारा री इशू कर दो और मैं दोबारा इसको जो है ना यूज करूंगा। तो जैसे कि कुछ मंथ पहले हमारा यूएई के साथ इशू हुआ था। यूएई ने रिफ्यूज किया कि हम रोल ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो डेट हमने लिया था यूएई से, वो हमने लिया था 1999 में। सही है, और वो कह रहे थे कि हमें वापस करो। तो पहले ऐसे होता था, रिलेशन अच्छे थे तो हम उनको बस जाते थे, कहते थे रोल ओवर कर दो। लेकिन अभी जो है उन्होंने मना कर दिया, तो अब हमारे पास पैसे तो थे नहीं तो हम उनको दे सकें, तो हमने जाके सऊदी अरबिया को कहा कि भाई आप हमें जो है ना यहाँ पे आके बचाएं। तो उसने वो रिलीज कर दी और उनका वो पेमेंट हो गई। तो डेट हमने वो उनसे नहीं लिया यूएई से, लेकिन दूसरे कंट्री से लिए थे, उनको दे दिया। अगर वो कहते कि भाई ये हम आपको रीलैंड कर रहे हैं, तो उसका हम बोलते रोल ओवर। उसके बाद डेट ट्रैप, यानी कि जो है आपका जो डेट है ना वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि ओल्ड डेट है, उसको पे करने के लिए आप नया डेट ले रहे हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेट ट्रैप, और पाकिस्तान में काफी इसके इश्यूज चल रहे हैं। उसके अलावा सॉवरेन डिफॉल्ट,
अगर एक स्टेट जो है वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में नाकाम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सॉवरेन डिफॉल्ट। ये कहाँ हुआ था आप बता सकते हैं? ये श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में ये जो एक साल 2 साल पहले हुआ था। और पाकिस्तान में हम नियरली डिफॉल्ट पे आ गए थे 2023, और फिर हमने उसको स्केप किया। ठीक है। दूसरा करेंसी मिसमैच, ये एक पाकिस्तान में इशू भी है। करेंसी मिसमैच का मतलब ये है कि जो हम कमा रहे हैं वो रुपीज में कमा रहे हैं, और जो हमारा डेट है वो डॉलर में है। तो हमारे रुपी में कमी पेशी आने की वजह से डेट जो हमारा डॉलर में है वो ऊपर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं करेंसी मिसमैच, यानी कि दोनों या तो एक करेंसी में होने चाहिए, अगर अलग अलग होंगे तो फिर हमें नुकसान है। ठीक है। और फिर ये कुछ बॉन्ड होते हैं जो हम जो है किसी भी कंट्री से ले रहे होते हैं। तो इसमें यूरो बॉन्ड है, इस्लामिक सुकूक होता है, इस्लामिक बॉन्डिंग को सुकूक कहते हैं। और पांडा बॉन्ड जो है हम ये चाइनीज के साथ करते हैं। अब एक दूसरा टर्म यूज होता है ट्रेड डेफिसिट। अच्छा, ये जो है ना ये इंटरनेशनल मार्केट में होता है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि जैसे हम चाइनीज जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रेड डेफिसिट। यानी कि किसी भी कंट्री के साथ हम ज्यादा उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, कि उस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। उसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये मैं कह रहा हूं कि ये उसमें होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, वहां पर आपको जो है ना ये पढ़ाऊंगा। आज आज हम जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, तो ये बाद में मैं उसको जब इंटरनेशनल इकोनॉमी करवाऊँ तो वहां पे पढ़ाऊंगा। अब हमने जो टर्मिनोलॉजी है वो तकरीबन सीख ली है, जो मेजर मेजर की, लेकिन बाद में अगर कोई आ जाती है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये मेजर थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं। अच्छा, इसमें अगर यही इंडिकेटर्स आप ऐसे ही लिख के आओगे कि भाई ये हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इन डेटा को अपने एनालिसिस में एज एविडेंस के तौर पे पेश कर रहे हो, उसके पीछे रीजनिंग दे रहे हो, लॉजिकल कोहेरेंस को क्रिएट करने के लिए, तो फिर आपको वो मार्क्स देगा। तो हमारी, अच्छा इसमें देखो, जब आप ये डेटा कोट कर रहे हो ना, डेटा बता रहे हो, तो लाजमी है उसके साथ आप सोर्स को भी मेंशन करो कि ये कहाँ से डेटा आ गया। जैसे कि ये जीडीपी ग्रोथ कहाँ से आ गई? एक तो ये आईएमएफ की वजह, आईएमएफ ने भी बताया है, वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है। और दूसरा जो हमारा रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे है ना 2025-26, उसमें भी यही है कि हमारी 3.7 जीडीपी ग्रोथ है। पर कैपिटा इनकम हमारी 1901 डॉलर है। और हमारी एवरेज इन्फ्लेशन जो लास्ट ईयर रही वो 6.7% है। ठीक है। और जो मई 2026 में उसमें वो स्पाइक कर गई थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी आपके जो ईरान और यूएस की जो वार चल रही थी, तो जो एनर्जी है उस पे काफी इश्यूज हुए थे पाकिस्तान को, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई। जैसे कि अभी भी उन्होंने, आज भी शायद पेट्रोल उन्होंने बढ़ाया है 5 रुपीज। ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का मतलब है कि आप जो टोटल प्रोडक्ट बना रहे हो उसका कितना शेयर आपका इन्वेस्ट हो रहा है और कितना शेयर आप कंज्यूम कर रहे हो। तो देखो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है। इसका मतलब है कि जो हम आज इन्वेस्ट करके फ्यूचर को बहुत अच्छा कर सकते थे, वो हम नहीं कर रहे। जो हमारे पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आज ही खर्च करके उड़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं ज्यादा। तो उसकी वजह से हम अपने जो फ्यूचर है ना बेसिकली उसको तबाह कर रहे हैं। अब ये जो है नंबर्स, इसको आपने कैसे लिखना है? जिसे सबसे पहले ग्रोथ इल्यूजन, यानी कि 3.7% वैसे तो अच्छी ग्रोथ है, ये इतनी बुरी नहीं है। लेकिन ये बुरी क्यों हो जाती है? क्योंकि 2.07 आपकी तो पॉपुलेशन ग्रोथ है,
कहाँ पे 2.5 लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जितनी ग्रोथ हो रही है उतने तो लोग बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेट डेवलपमेंट का इफेक्ट है वो नलीफाई हो रहा है, वो आपका नहीं बच पा रहा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इल्यूजन। उसके अलावा है सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स, यानी कि आप इतनी सेव कर रहे हो और इतना जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि जो इन दोनों के बीच में गैप है वो आप फॉरेन कंट्री से जो है ना वो ले रहे हो और वो बहुत कम है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्टारवेशन हो रही है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो रही हैं। ठीक है, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही, उसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो तो आप अपने फ्यूचर को एक्चुअली खत्म किए जा रहे हो। और देखो इसमें इन्वेस्टमेंट हमारे अपनी कंट्री की कितनी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और फिर उसमें देखो कि हमारी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट कितनी है, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो